जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग विद आनंद चौहान में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर कर लिया था, तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारी दोस्तों 6 क्लासें हो चुकी है। अभी तक आपने दोस्तों उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों इन क्लासों को आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और आपको बता दें कि दोस्तों अभी हमारा करंट में यूट्यूब पर दोस्तों 145 सब्सक्राइबर है, 145 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों। आप लोगों से दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ओनली 5 सब्सक्राइबर दोस्तों इसमें ऐड करने हैं। हालांकि दोस्तों आप इसमें ज़्यादा भी सब्सक्राइबर ऐड कर सकते हैं। आपको दोस्तों 5 लोगों को और जोड़ना है, जिससे कि हमारा टोटल जो सब्सक्राइबर है दोस्तों 150 सब्सक्राइबर दोस्तों कंप्लीट हो जाए। तो आप लोगों को दोस्तों 5 सब्सक्राइबर आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। अभी करंट में हमारा 145 सब्सक्राइबर है दोस्तों। आपको 5 सब्सक्राइबर और ऐड करने हैं, जिससे हमारे 150 सब्सक्राइबर दोस्तों कंप्लीट हो जाए। टारगेट बिल्कुल छोटा सा है दोस्तों। जैसे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट प्लस 50 सब्सक्राइबर का और हो जाएगा, जिससे हमारे दोस्तों 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों टारगेट बिल्कुल छोटा है और आप आसानी से दोस्तों से पूरा कर सकते हैं। तो आप अपना दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो ये हम दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी ने दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और कॉपी में अच्छे से नोट भी बनाते रहिएगा। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण दोस्तों ये 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और किस पर किया था दोस्तों? मुल्तान पर। मुल्तान पर दोस्तों 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण कब किया था। तो दूसरा आक्रमण दोस्तों 1178 ईस्वी में पाटन, जो आपका गुजरात राज्य में पड़ता है, वहाँ पर इसने आक्रमण किया था। पहला आक्रमण याद रखना 1175 में, और दूसरा आक्रमण उसके जस्ट 3 साल बाद 1178 ईस्वी में पाटन पर। पहला आक्रमण मुल्तान पर और दूसरा आक्रमण पाटन पर। उस समय दोस्तों पाटन के शासक थे भीम द्वितीय, ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। तो दोस्तों जब इसने दूसरा आक्रमण किया था पाटन गुजरात राज्य में, तो दोस्तों उस समय पाटन के शासक भीम द्वितीय थे। तो भीम द्वितीय ने दोस्तों मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं चंदावर का युद्ध। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि चंदावर का युद्ध किस और किसके बीच हुआ था। तो चंदावर का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में हुआ था। अब इसको दोस्तों याद कैसे रखेंगे? इसकी याद करने की दोस्तों एक सिंपल सी ट्रिक है, चंदावर। चंदावर में दोस्तों स्टार्टिंग में चंद आ रहा है, तो आपको याद रखना है चंद से आपके दोस्तों माइंड में इमेज बननी चाहिए कि राजा जयचंद, यानी जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में चंद आ रहा है, इसके लास्ट में चंद आ रहा है। तो आप इसको दोस्तों इसी आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। तो चंदावर का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, और जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और यह युद्ध 1194 ईस्वी को लड़ा गया था। और मोहम्मद गौरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। 1193 ईस्वी में दोस्तों क्या किया था? इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मोहम्मद गौरी की हत्या। अब देखिए दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखने हैं दोस्तों। कौन कौन से? कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो पहला आक्रमण यदि आपसे पूछा जाता है तो 1175 में। एक क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि पहला आक्रमण किस पर किया था दोस्तों? मुल्तान पर किया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण, तो दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर, और पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों चंदावर का युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया था। तो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, और इसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो याद रखना 1193 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की हत्या के बारे में। तो मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में दोस्तों इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत की यदि हम चर्चा करते थे तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है ये गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आपने गुलाम वंश के बारे में 8वीं 9वीं क्लास में भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों। जो गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहाँ पर दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है और यहाँ पर दोस्तों इनके जो वंश दिए गए हैं जो ईस्वी में, इनको आपको याद रखना है कि गुलाम वंश कब से कब तक चला। तो याद रखिएगा कि गुलाम वंश जो है दोस्तों ये आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना, तो स्थापना इसकी दोस्तों 1206 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब जो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसके बारे में दोस्तों हम चर्चा भी करके आए हैं। और मोहम्मद गौरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। जब दोस्तों मोहम्मद गौरी शासन करता था दिल्ली पे, तो उस समय दोस्तों ये दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। और लाहौर दोस्तों यह कहाँ पड़ता है? यह दोस्तों आपका पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाख बख्श का अर्थ क्या है? लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना, लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। जो दोस्तों दिल्ली में एक कुवत उल इस्लाम नामक एक मस्जिद है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और आपको दोस्तों बता चुके थे कल के वीडियो में कि अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, इस मस्जिद का निर्माण पहले ये दोस्तों क्या हुआ करता था? विद्यालय, लेकिन दोस्तों बाद में इसको मस्जिद बना दिया गया। तो इस मस्जिद का जो निर्माण है दोस्तों किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह दोस्तों आपका अजमेर में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट आपको दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कि दिल्ली के जो कुतुब मीनार का जो निर्माण है, पूरा निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर पॉइंट दिया है कि दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन उसकी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी होना, यानी दोस्तों इसका पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन दोस्तों इसका पूरा निर्माण जो कराया था वो इसके दामाद इल्तुतमिश ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यदि अर्थ पूछा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय था दोस्तों, इसको ध्वस्त यानी इसको नष्ट किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था, जो ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन था दोस्तों? बख्तियार खिलजी। इसी कारण दोस्तों आगे चल के आपको पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों जो नष्ट करवाने का जो किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। यदि आपसे पूछा जाता है ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी, इसलिए लाहौर में दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु जो 1210 ईस्वी में चौगान जिसको बोलते हैं पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, और इसकी जो दोस्तों दफनाया गया था, इसको लाहौर पाकिस्तान में दफनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। यदि आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। आराम शाह जो है दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी है, और इसकी भी दोस्तों हत्या हो गई थी। कब हुई थी? 1211 ईस्वी में। और किसने की थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? इसका दामाद था, नेकी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इल्तुतमिश ने ही दोस्तों इक्ता प्रणाली चालू की थी। किसने की थी दोस्तों? इक्ता प्रणाली किसने चालू की थी? इल्तुतमिश ने। और वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट भी है, और पूछा जा चुका है सभी एग्जामों में कि इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने करवाया था। तो याद रखना, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, किसने? इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया,
जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। और इल्तुतमिश तुर्क था, तुर्क यानी दोस्तों तुर्की था इल्तुतमिश। और इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया था जिससे दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए, तो वो किए थे दोस्तों आपके इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे दिया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे हो दोस्तों हमने 15 पेजों को दोस्तों बिल्कुल आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों 16वें पेज पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, टक्का, और तथा तांबे के सिक्कों को दोस्तों जीतल कहा जाता था। तो इसको याद रखना कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, टका, और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश तुर्क था, आपको बता चुके थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। अब देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक भी था, और इसने 1206 में इसकी स्थापना भी की थी। अब जो इसका दामाद जो था, उसका दामाद भी कौन था, इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। कौन था, इल्तुतमिश। जो इल्तुतमिश था दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, यह है अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर, किसने, इल्तुतमिश चाहता था कि अपनी राजधानी लाहौर किसने बनाई थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी उसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने दिल्ली को, लाहौर को राजधानी ना बनाकर, यानी लाहौर की राजधानी को बदलकर इसने अपनी दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाया। और इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। अब बगदाद के जो खलीफा की दोस्तों पद का, सुल्तान पद की स्वीकृति किसने ली थी दोस्तों, इल्तुतमिश ने ली थी। कब ली थी, 1229 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय किसे जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पहला मकबरा निर्मित, यानी पहला मकबरा निर्माण कराने का श्रेय किसे जाता है, तो वो है दोस्तों आपका इल्तुतमिश। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो याद रखना इल्तुतमिश के समय या इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब बात करते हैं दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। कैसा था दोस्तों, यह अयोग्य था, और शासन की बागडोर उसकी माँ शाहतुर्कान के हाथ में थी। किसके हाथ में थी दोस्तों, शाहतुर्कान के हाथ में थी। अब दोस्तों देखिए, इल्तुतमिश की जब मृत्यु होगी थी 1236 ईस्वी में, उसके बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन वो दोस्तों योग्य नहीं था। कैसा था, अयोग्य था। शासन की बागडोर उसके कौन संभालती थी, अब देखिए गद्दी पर बैठा दिया गया था इसके पुत्र को, फिरोज को, लेकिन दोस्तों वो अयोग्य था, उसको कुछ जानकारी नहीं थी। तो उसका शासन की जो बागडोर किसने संभाली थी, उसकी माँ शाहतुर्कान ने दोस्तों, उसकी जो माँ थी उसने शासन की बागडोर संभाली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया था। किसको, इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को, और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से दोस्तों आपकी रजिया सुल्तान आ गई हैं, ये गद्दी पर बैठ गई। इसके बाद है दोस्तों रजिया बेगम, इनको दोस्तों सुल्तान और बेगम के नाम से जाना जाता है। तो रजिया बेगम दोस्तों पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन है, आपके हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, आ जाता है, जीके जीएस में भी पूछा जाता है, काफ़ी बार दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है कि रजिया बेगम यानी पहली मुस्लिम महिला शासक कौन है, तो रजिया सुल्तान का नाम आता है। तो जो रजिया बेगम यानी रजिया जो सुल्तान है, पहली मुस्लिम महिला शासक थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। क्योंकि उसको दोस्तों राजगद्दी से हटा दिया गया तो उसकी बेटी फिरोज को, तो उसके बाद किसको बैठाया गया, रजिया सुल्तान को। नेक्स्ट यहाँ पर दिया दोस्तों, वह पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। पहले क्या होता था दोस्तों, वो मुंह ढांक कर चला करती थी, यानी पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन उसने रजिया सुल्तान ने इस पर्दा प्रथा को दोस्तों त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी थी। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान की शादी। तो रजिया सुल्तान की जो शादी है दोस्तों, ये अल्तुनिया से हुई थी।
किसके साथ हुई थी? अल्तुनिया से हुई। और रजिया की हत्या भी, इसकी भी हत्या हो गई थी दोस्तों 1240 ईस्वी में। रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी और रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं द्वारा कर दी गई थी और वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। हालांकि वो थी तुर्क महिला शासक, लेकिन 1240 ईस्वी में इसकी भी हत्या कर दी थी किसने? हिंदू डाकुओं ने। नेक्स्ट है 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। इसके बाद दोस्तों दिल्ली का शासक बन गया था नसरुद्दीन महमूद। अब नसरुद्दीन महमूद जो था दोस्तों, यह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी सीकर मतलब टोपी को सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। उसके बाद इसी को 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद शाह को दोस्तों दिल्ली का शासक बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। अब जो बलबन था दोस्तों, इसने भी अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नेक्स्ट 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बन गया था। अब देखिए दोस्तों, अब नसरुद्दीन जब महमूद की दोस्तों मृत्यु हो गई थी 1265 ईस्वी में, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बन गया था दोस्तों? बलबन। अब बलबन का दोस्तों इस बारे में हम चर्चा करते हैं तो बलबन से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन का वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन। क्या नाम था दोस्तों? बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था बलबन और इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दोस्तों, बलबन ने 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसने दिल्ली के मंगोलों पर आक्रमण करने से बचाया था। मंगोलों के आक्रमण से बचाया दिल्ली को, यानी दिल्ली पर दोस्तों क्या था? मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था और 1265 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा था और इसी ने दोस्तों मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया था। नेक्स्ट है, बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, जो इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का संगठन बनाया था जिसको दोस्तों तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता था। अब इस संगठन को दोस्तों बलबन ने नष्ट कर दिया था, विनाश कर दिया था। किसने? बलबन ने। लेकिन दोस्तों उसके स्थान पर बलबन ने सिजदा तथा पाबोस नामक प्रथा चलाई थी। किसने? बलबन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा चुका है, अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि सिजदा तथा पाबोस नामक प्रथा किसने चलाई थी? बलबन ने। इस पॉइंट को दोस्तों अपने दिमाग में और कॉपी में दोनों में छाप लेना। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की थी। एक पॉइंट और है दोस्तों कि नवरोज जो है दोस्तों यह फारसी त्यौहार है, इस प्रथा को मनाने की मतलब इस नवरोज मनाने की प्रथा किसने आरंभ की थी दोस्तों? यह प्रथा भी दोस्तों बलबन ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलंग खां की उपाधि दी थी। अब देखिए दोस्तों, उलंग खां के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उलंग खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो उलंग खां के नाम से दोस्तों बलबन को जाना जाता है। अब बलबन को उलंग खां की उपाधि दी किसने थी? तो वो दी थी दोस्तों नसरुद्दीन महमूद ने। नेक्स्ट, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? तो याद रखना ये बलबन के दरबार में रहते थे और ये फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। कौन कौन? अमीर खुसरो तथा अमीर हसन। तो आपको दोस्तों इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों, बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसके मध्य दोस्तों अपनाई थी दोस्तों? अपने शत्रुओं के विरुद्ध। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। कैसी थी दोस्तों? निष्पक्ष थी। और बलबन के बाद उसका पुत्र कैकूबाद शासक बना था। बलबन के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? कैकूबाद था, जो उसके बलबन की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका शासक बना था। और उसकी मृत्यु दोस्तों किससे हो गई थी? लकवा से हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक। यदि आपसे पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपसे पूछा जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक था शम्सुद्दीन कैमुरशु। शम्सुद्दीन कैमुरशु जो था दोस्तों यह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो इस बात को याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाता है खिलजी वंश। अब गुलाम वंश का दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? विनाश हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश में दोस्तों आपको एक पॉइंट याद रखनी है, खिलजी वंश जो है दोस्तों कब से कब तक चला? तो याद रखना खिलजी वंश जो है दोस्तों यह है आपका 1290 ईस्वी से 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। तो आपको इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। जितने भी दोस्तों सन दी गई हों, जितने भी वंश दिए गए तो उनकी दोस्तों सन आपको जरूर याद रखना है। खिलजी वंश का दोस्तों जो
1290 में इसकी स्थापना हुई थी और कब तक चली थी दोस्तों? 1320 ईस्वी तक चली थी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में किसने की थी? फिरोज खिलजी ने। अब देखिए दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा एग्जाम में दोस्तों, काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और अक्सर लोग इसको गलत भी कर देते हैं। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया क्या जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने, फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ज़्यादातर मोस्टली लोग क्या करते हैं, क्या है कि वो अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों चुन लेते हैं और अपना ऑप्शन दोस्तों जो है क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? फिरोज खिलजी ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने की थी। इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने जो दोस्तों राजधानी है, इसने अपनी राजधानी दोस्तों किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? फिरोज खिलजी ने। अब दोस्तों फिरोज खिलजी की भी हत्या हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1296 में। 1290 में इसने स्थापना की और उसके ठीक जस्ट दोस्तों 1296 ईस्वी में इसकी दोस्तों हत्या कर दी थी। अब इसकी हत्या किसने की थी दोस्तों? उसके भतीजे तथा दामाद ने मिलकर। अब उसका जो दामाद कौन था दोस्तों? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और उसके भतीजे ने, किसके भतीजे ने दोस्तों? फिरोज खिलजी के भतीजे ने तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोज खिलजी की 1296 में दोस्तों हत्या कर दी थी। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो फिरोज खिलजी का दामाद था, ना कि खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो स्थापना दोस्तों फिरोज खिलजी ने की थी और जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दोस्तों फिरोज खिलजी का दामाद था। इसने दोस्तों क्या कर दिया था? इसने अपने ससुर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर किसकी हत्या कर दी थी? फिरोज खिलजी की। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। और दोस्तों हत्या जिसकी कहाँ पर हुई थी? कड़ा मानिकपुर में, जो आपका दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पड़ता है कड़ा मानिकपुर। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और उसके भतीजे ने फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन के बचपन का नाम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब अलाउद्दीन दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? इसका शासक हो गया। यदि आपसे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के बचपन का नाम, तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था दोस्तों अली तथा गुरसास्प। गुरसास्प अली तथा गुरसास्प जो दोस्तों है अलाउद्दीन के बचपन का नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना का दोस्तों प्रचलन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैनिकों को नकद वेतन देने की व्यवस्था की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया था। जो दोस्तों एकता प्रणाली थी दोस्तों किसने चालू की थी? इल्तुतमिश ने। तो एकता प्रथा को दोस्तों इसने समाप्त कर दिया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। जो दोस्तों उस समय जो सिक्के ढाले जाते थे उस पर दोस्तों तारीख लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपी में छाप लेना, एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली या आपसे याद दोस्तों, ये मूल्य नियंत्रण प्रणाली आपको या दे सकता है या आपको बाजार नियंत्रण प्रणाली दे सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था किसने शुरू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो याद रखना किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का संबंध किससे है? मूल्य नियंत्रण प्रणाली का संबंध किससे है? तो किससे है? बेईमानी को रोकने के लिए। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया था। यहाँ पर दोस्तों पॉइंट एक है, क्वेश्चन दो पूछे जा सकते हैं कि सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अला है ना, स्टार्टिंग में भी अला है, तो आप इसको दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन था? मलिक काफूर। जो मलिक काफूर था वो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिणा की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। अब देखिए दोस्तों, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर को। अब जो मलिक काफूर था दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन यह है दोस्तों, आपसे पूछा जा चुका है कि मलिक काफूर कौन था। आपको काफ़ी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों है घोड़ा दागने की प्रथा। घोड़ा दागने की जो दोस्तों प्रथा ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसको आरंभ किया था।
घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखने हैं कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों घोड़े दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो याद रखना राणा रतन सिंह दोस्तों मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी। सिकंदर ए सानी के नाम से किसे जाना जाता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किसने की थी। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अब दिया है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया था। तो याद रखना कितनी बार आक्रमण किया था दोस्तों, कुल 6 बार आक्रमण किया था मंगोलों ने। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दोस्तों 1316 ईस्वी में हो गई थी और इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना, यानी मुबारक खिलजी जो दोस्तों गद्दी पर बैठा था। अब याद रखना अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु दोस्तों कब हुई थी, 1316 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मुबारक खिलजी इसका यानी गद्दी पर बैठा, यानी इसका राजा बन गया था। नेक्स्ट, मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह कौन सा दोस्तों राजा था जो दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। मुबारक खिलजी दोस्तों एक ऐसा राजा था जो कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आया करता था। नेक्स्ट है दोस्तों मुबारक खिलजी की हत्या। अब देखिए दोस्तों इसमें भी दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई। अब इसकी हत्या किसने की थी, उसके वजीर खुसरो खां ने। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और खुसरो खां की भी दोस्तों हत्या हो गई थी। किसने की थी, गाजी मलिक। अब गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक को। अब यहीं से दोस्तों आपका तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है और तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। अब यहाँ से आपका दोस्तों तुगलक वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना मुबारक खिलजी की हत्या की थी वजीर ने, उसके वजीर खुसरो खां ने, और 1320 में कर दी थी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। और खुसरो खां की हत्या कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी इसको ही दोस्तों गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है। किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट हो जाता है तुगलक वंश। तो याद रखना दोस्तों तुगलक वंश में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तुगलक वंश में आपको याद रखना है दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों इनके सन को याद रखेंगे, इनकी ईस्वी को याद रखेंगे, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी और कब से कब तक चला। यह दोस्तों 1320 से 1398 ईस्वी तक दोस्तों तुगलक वंश चला था। और 1320 ईस्वी में दोस्तों क्या था, गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। मंगोलों ने जो आक्रमण किया था दोस्तों तुगलक यानी दिल्ली के सिंहासन पर, तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को दोस्तों निष्फल कर दिया था, विफल कर दिया था। तो याद रखना दोस्तों 1320 ईस्वी में इस वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी सिंचाई। इसने सिंचाई के लिए दोस्तों कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया था। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। और नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि दोस्तों यह पहला प्रथम शासक आपसे पूछा जा रहा है, कराने वाला प्रथम शासक। याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था। तो याद रखना नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। और गयासुद्दीन ने तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कराया था, नहरों का निर्माण सबसे पहले कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। क्योंकि दोस्तों तुगलक के नाम से आप समझ ही गए होंगे, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम ऑलरेडी 16 पेजों को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 17वां पेज, जिसमें दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों अभी दिया गया इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इस नगर में दोस्तों रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर जितने भी दोस्तों पॉइंट हैं ये सभी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस बुक में दोस्तों जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी आपकी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों ये जितने भी इसमें पॉइंट दिए हैं वो सभी आपके दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया कि इस नगर में रोम शैली का
एक दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसे 56 कोट कहते हैं, यानी 56 कोट के नाम से जाना जाता है। 56 कोट के नाम से एक दुर्ग का निर्माण कराया था रोम शैली में, तो उसी को दोस्तों 56 कोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में क्या कहा था? कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है, यानी दिल्ली दूरस्थ दोस्तों किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। यह पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है। सभी एग्जाम में, जितने भी दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन किसका है? तो याद रखना, यह कथन दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का है। दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। किसके बारे में कहा था यह भी पूछा जा सकता है, तो यह गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। नेक्स्ट है दोस्तों, गयासुद्दीन की मृत्यु। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों 1325 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई थी। जो दोस्तों जूना खां द्वारा निर्मित, यानी जूना खां ने दोस्तों एक महल का निर्माण किया था, वो लकड़ी का महल था, उसके नीचे दोस्तों इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में दबकर, उसी के नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के यहाँ पर दोस्तों 1325 ईस्वी में मृत्यु हो गई, क्योंकि जूना खां ने दोस्तों लकड़ी का महल बनाया, तो उसके नीचे दबकर इनकी मृत्यु हो गई। अब जो जूना खां है दोस्तों, इसी को दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अब जूना खां कोई अलग नहीं था, यही मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसने दोस्तों क्या था, इसने अपना जूना खां नाम था पहले, इसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दोस्तों ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अब यहाँ से दोस्तों चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति थे। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वह दोस्तों सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों पागल बादशाह भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और उसका साम्राज्य दोस्तों 23 प्रांतों में बटा हुआ था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। जो मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों प्रांत थे कितने? 23। ये 23 प्रांतों में दोस्तों बटा हुआ था, और इसी को दोस्तों पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, इसने कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? अमीर एक कोही। अमीर एक कोही नामक विभाग की स्थापना किस लिए की थी? कृषि के विकास के लिए। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया था। अब इसने देखो अपनी राजधानी क्या थी दोस्तों, पहले राजधानी दिल्ली चली आ रही थी, उसके बाद दोस्तों दिल्ली से इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था, और उसका नाम दोस्तों दौलताबाद रखा गया था। देवगिरी को दोस्तों अपनी राजधानी बनाया, और उसका नाम बदलकर इसने उसका नाम दौलताबाद रख दिया। और वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। वह पुनः उसको 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को वापस दिल्ली ले आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, और वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। जो दोस्तों आपको बता दें, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह काफ़ी अच्छा शिक्षित और योग्य शासक था। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हिंदुओं के जो त्यौहार हुआ करते थे उनमें भी दोस्तों ये भाग लेता था। नेक्स्ट है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया, और इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट पूछा जाता है कि नहीं मोरक्को यात्री था। अब देखिए दोस्तों पॉइंट एक है, अब देखिए इसमें दोस्तों कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो याद रखना इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अब पूछा जाता है इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम के दरबार में आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है रहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये रहला नामक पुस्तक दोस्तों इब्न बतूता ने ही लिखी थी। तो आप देखिए दोस्तों इसमें कितने पॉइंट बन गए, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें दोस्तों बन जाते हैं। पॉइंट एक है, आपको इसीलिए कहते हैं दोस्तों इसको ध्यान से दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया, और रहला नामक पुस्तक का निर्माण इसी ने किया था। किसने? इब्न बतूता ने। अब यहाँ पर दोस्तों दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु दोस्तों जो है 1351 ईस्वी में हो गई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। क्वेश्चन पूछा जाता है
कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था। तो याद रखना शेख अलाउद्दीन का शिष्य था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। और इसकी मृत्यु दोस्तों जो है 1351 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों क्या था, 1351 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, जो फिरोज शाह तुगलक जो है दोस्तों इसका शासक बना और उसने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। ओडिशा में दोस्तों जो जगन्नाथ मंदिर स्थित है, इसको 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको ध्वस्त करवा दिया था। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन है। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था। तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। नेक्स्ट पॉइंट दिया दोस्तों, फिरोज तुगलक ने जौनपुर, अब इसने दोस्तों कितने नगर की स्थापना की थी। इसने दोस्तों 300 नगरों की स्थापना की थी। किसने, फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नगरों की स्थापना की थी। तो याद रखें इसने 300 नगरों की स्थापना की थी। कौन कौन से, हालांकि दोस्तों इसमें 300 नगर को नाम नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को इसमें दोस्तों दर्शाया गया है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद। तो ये जैसे जितने भी ये दोस्तों नाम है, ये सभी दोस्तों फिरोज तुगलक के नाम से दिए गए हैं। जैसे कि फिरोज तुगलक है, फिरोजपुर, फिरोजाबाद है, फिरोज के नाम से है। तो इसने दोस्तों ऐसे ही 300 नगरों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज तुगलक ने एकता प्रथा को दोबारा से शुरुआत कर दी थी। अब एकता प्रणाली जो थी दोस्तों, इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसको दोबारा शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी और फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए थे। 1200 दोस्तों याद रखना, 1200 बाग लगवाए थे। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग लगवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, मेरठ और टोपरा। मेरठ और टोपरा में अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, हालांकि अभी तक एग्जाम में बहुत ही कम पूछा गया और काफ़ी बार तो एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल जाता है कि मेरठ और टोपरा जो है ये किसके शासनकाल के स्तंभ है। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। और किसके स्तंभ है दोस्तों, अशोक के स्तंभ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरठ और टोपरा ये किसके स्तंभ है। तो याद रखना ये अशोक के स्तंभ थे। इसने इसको अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको दोस्तों इस पर कम ध्यान देना है। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही, याद रखना इसमें दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतूहात ए फिरोज शाही आत्मकथा किसकी है। तो फिरोज शाही, तो फिरोज शाही से आप समझ सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की है। तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वंश का अंतिम शासक। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का दोस्तों, तुगलक वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन है। तो अंतिम शासक यदि दोस्तों आपसे पूछा जाता है तो अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। जो नसरुद्दीन महमूद तुगलक है दोस्तों, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो आपको दोस्तों इस पॉइंट को याद रखना है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट है दोस्तों, तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसने किया था दोस्तों, तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था। तो आपको दोस्तों इन सभी पॉइंटों को दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों सैयद वंश के बारे में। अब यहाँ से दोस्तों आपका सैयद वंश स्टार्ट हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो याद रखना सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने की थी। तो अब इसके बारे में दोस्तों जो चर्चा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको लगता हो ये वीडियो वाकई हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिल सके। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे दोस्तों अभी प्रेजेंट में दोस्तों 145 यानी 145 सब्सक्राइबर है। आपको दोस्तों इसमें 5 सब्सक्राइबर और जल्दी से ऐड करना है, जिससे हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए 150 सब्सक्राइबर्स का।
तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे और वीडियो को दोस्तों दबा के लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।